Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are continuing our chapter water. Today we'll learn about the regulation and balance of water and its dietary requirements. So let's start. Regulation of water balance. वाटर की प्रॉपर जो है बॉडी में रेगुलेशन होनी चाहिए और वो इस तरीके से होती है कि सबसे पहले हम तो इस तरीके से देखते हैं कि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में वाटर लॉस होता है उतने ज़्यादा आपकी बॉडी के फ्लूइड्स कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो वाटर का अपना प्रेशर है वो बढ़ जाता है बॉडी में। और इसकी वजह से ये जब दोनों चीज़ें होती हैं तो ब्रेन में थर्स्ट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। तो इस तरीके से जब थर्स्ट एक्टिवेट होती है, जब हमें प्यास लगती है तो हम और ज़्यादा पानी पीते हैं और इस तरीके से हमारी बॉडी में वाटर रेगुलेट हो जाता है। तो आपका जो रेगुलेशन है वो सबसे पहले तो होती है थ्रू थर्स्ट रिस्पॉन्स। थर्स्ट रिस्पॉन्स कैसे होता है? जब वाटर कम होता है बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्रेन में थर्स्ट रिस्पॉन्स आपका एक्टिवेट होता है। इसके अलावा हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं पानी सिक्रीट करना कम कर देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में से जो वाटर है, जो सेल्स के माउथ में वाटर होता है वहाँ से, और सलाइवरी ग्लैंड्स में से वाटर जो है वो कम सिक्रीट होता है, तो माउथ ड्राई होता है जिसकी वजह से फर्दर थर्स्ट हमारी स्टिमुलेट होती है। फिर एक और चीज़ होता है, फिर किडनीज़ का भी रोल होता है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ब्लड का, वो किडनीज़ को स्टिमुलेट करता है कि वो वाटर रिटेन करें थ्रू टू हार्मोनल मैकेनिज्म्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन। एंटी डायूरेटिक, पहले तो बात हम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ये होता है जो आपकी सर्कुलेटिंग ब्लड का होता है, ठीक है। और आपकी दो तरह के प्रेशर्स होते हैं, तो सर्कुलेटिंग ब्लड का प्रेशर होता है और एक आपके सेल्स के अंदर का प्रेशर होता है, ठीक है। होता क्या है कि हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, ब्लड के अंदर वाटर होता है, और जब वो पंप करता है तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस ये होता है कि हायर कंसंट्रेशन से वाटर का मूव करना टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी। तो जब हायर कंसंट्रेशन होती है वाटर की कैपिलरीज़ में, ब्लड कैपिलरीज़ में, तो वो जो है सेल्स के अंदर जाते हैं। सेल्स के अंदर जाके वो रिप्लेनिश करते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और जो वाटर के मीडियम होते हैं। और उसके बाद जब वाटर सेल से यूज़ हो जाता है तो जब हार्ट की बीट चेंज होती है तो कैपिलरीज़ में अब पानी कम है, तो वो वापस जब पानी जाता है, वापस पानी जाता है कैपिलरीज़ में। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा सा टर्गर प्रेशर होता है, लेकिन काफ़ी हद तक पानी जो है वापस आ जाता है आपकी ब्लड कैपिलरीज़ में। तो ये तो होते हैं हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये जो हमारे प्रेशर्स हैं इनके ज़रिए से आपका वाटर बैलेंस और वाटर रेगुलेशन होती है। अब जो है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड का होता है वो किडनीज़ को स्टिमुलेट करता है वाटर रिटेन करने के लिए। अब इसके अलावा जो है किडनीज़ भी दो हार्मोनल मैकेनिज़म्स के ज़रिए से वाटर को रिटेन करती है ब्लड में। वो जो दो हार्मोनल मैकेनिज़म्स हैं वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस में से सिक्रेट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका स्टोर होता है। तो इसका काम जो होता है वो ये होता है कि ये भी और एल्डोस्टेरोन भी, इन दोनों का काम ये होता है कि जब भी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशंस में है तो किडनीज़ जो हैं ये दो हार्मोन्स सिक्रेट करती है, और ये दो हार्मोन्स जो हैं ब्लड का प्रेशर मेंटेन रखते हैं, ब्लड के अंदर जो वाटर है वो मेंटेन रखते हैं, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रखते हैं, ताकि ब्लड का वॉल्यूम जो है पतला रहे। क्योंकि अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एल्डोस्टेरोन नहीं होंगे तो ब्लड थिक हो जाएगा। ब्लड थिक हो जाएगा तो जब स्ट्रेस होता है, हार्ट ज़्यादा पंप करता है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो इस तरीके से जो है
आपका जो किडनीज़ हैं वो भी आपका वाटर रिटेन रखती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारी रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हमारी जो वाटर बैलेंस को रेगुलेट कर रही होती हैं। एक तो पहला वाटर बैलेंस के में मैंने आपको ये बताया है कि थर्स्ट होती है, थर्स्ट के ज़रिए से हमारा वाटर मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। कि जैसे ही प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ब्लड थिक हो जाएगा, तो ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है और हमें थर्स्ट फील होती है। और दूसरा, हमारे स्लाइवली ग्लैंड्स और माउथ के अंदर जो सेल्स हैं वो वाटर सेक्रेट नहीं करते हैं, तो माउथ ड्राई हो जाता है और फर्दर स्टिमुलेशन होती है। इसके अलावा अगर बॉडी में वॉल्यूम कम हो ब्लड का, मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो, ब्लड थिक हो, तो फिर किडनीज़ जो हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती हैं। किडनीज़ वाटर रिटेन करती हैं ब्लड में थ्रू 2 हार्मोन्स के ज़रिए से मेंटेन करती हैं ब्लड में वाटर। वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन। मतलब ये हेल्प कर रही होती हैं कि ज़्यादा पानी एक्सक्रीट ना हो, बल्कि बॉडी के अंदर जो है वो रिटेन रहे और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक कंपोनेंट है जिसमें पानी जो है आपकी बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन के काफ़ी आप कह लें कॉजेज़ हैं। उनमें से पहला है किडनी मेल फंक्शन। किडनी मेल फंक्शन होती है जब आपकी वाटर कंजम्पशन कम होती है, ठीक है, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। किडनीज़ को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि किडनीज़ का काम होता है बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करना। और किडनीज़ उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सक्रीट करती है? थ्रू डाइल्यूटिंग देम इन वाटर। वो वाटर के ज़रिए से यूरिन में कन्वर्ट करके उसको बॉडी से एक्सक्रीट करती है। तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो वो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा भी किडनीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उनकी मेल फंक्शनिंग हो जाती है, और किडनीज़ प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती तो भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर आता है आपका ब्लड लॉस। ब्लड लॉस जो है आपका, अगर नॉर्मली खुद ही ब्लड लॉस ही हो जाए तो भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। वॉमिटिंग से भी डिहाइड्रेशन होती है, डायरिया से भी डिहाइड्रेशन होती है, और वाटर की अवेलेबिलिटी जब कम हो तब डिहाइड्रेशन होती है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है तो किडनीज़ प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। किडनीज़ प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती या किडनीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो किडनीज़ अक्सर औकात जो है मेल फंक्शन करना शुरू कर देती हैं। किडनीज़ प्रॉपर्ली फिर वर्क करना छोड़ देती हैं और उससे फिर देन अगेन डिहाइड्रेशन हो सकती है। ये एक आप कह लें एक सर्कल है जो चल रहा होता है। इसके अलावा ब्लड लॉस, वॉमिटिंग और डायरिया से भी डिहाइड्रेशन होती है। ये मैं आपको एक कंपोनेंट बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में वॉल्यूम्स ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स एज परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट। तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेल्स के अंदर का फ्लूइड, जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह में आपको फ्लूइड चाहिए होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये हमारा प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है। प्लाज्मा में हमारा सारा का सारा ब्लड वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो एक तो हमारे सेल्स के अंदर का फ्लूइड और एक हमारा जो बाहर सर्कुलेट कर रहा है फ्लूइड, वो फ्लूइड, ठीक है। ये दो हमारे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनकी स्पेसिफिक रेंजेस हैं। इन्फेंट के अंदर तकरीबन 75% आपका जो है टोटल हमारा वाटर होता है। मतलब बॉडी वेट का 75% वाटर इन्फेंट्स में वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। एडल्ट में 60% वाटर जो है बॉडी वेट को कंट्रीब्यूट करता है और फीमेल एडल्ट में 50%, ठीक है। तो यहाँ आप फिगर से देख सकते हैं कि इन्फेंट का ज़्यादातर बॉडी वेट 75% बॉडी वेट वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और मेन और वुमेन में भी 50 to 60% कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, एंड दैट्स सेइंग अ लॉट।
और ये मैं बात बता चुकी हुई हूँ कि मेन और वुमेन में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वुमेन में फ़ैट ज़्यादा होता है और मेन में टिश्यू ज़्यादा होता है। फ़ैट इज़ मच ड्रायर कंपैरेटिवली टू लीन टिश्यू, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोग्रेसिव डिहाइड्रेशन। आहिस्ता आहिस्ता जब डिहाइड्रेशन होती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर 2 लीटर लॉस हो जाए एडल्ट्स में तो वो एडल्ट्स के लिए हार्मलेस है, लेकिन बच्चों के लिए और एल्डरलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि बच्चों को और एल्डरली को ज़्यादा चाहिए होता है पानी। फिर इसके अलावा अगर 4 लीटर लॉस हो जाए वाटर का तो सेल्स में से पानी विदड्रॉन हो जाता है और बॉडी वीक हो जाती है और कोलैप्स कर जाती है और सेल्स कोलैप्स कर जाते हैं। और अगर 8 लीटर लॉस हो हमारी बॉडी में से तो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, बहुत कम लोग इसको सर्वाइव कर पाते हैं। इट्स फेटल फॉर अस। आपकी बॉडी 8 लीटर लॉस ऑफ वाटर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो इस तरीके से शुरू होते हैं कि जैसे जैसे आपका पानी कम होता है बॉडी में से तो पहले थर्स्ट इंड्यूस होती है, थर्स्ट के बाद स्ट्रॉन्गर थर्स्ट, डिस्कम्फर्ट होता है और एपिटाइट का लॉस हो जाता है, भूख नहीं लगती है आपको, एपिटाइट मीनिंग भूख। फिर उसके बाद ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है और इम्पेयर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि ब्लड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता है तो आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि सेल्स के अंदर पानी नहीं होता तो सेल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। इंक्रीज्ड एफर्ट फॉर फिज़िकल वर्क एंड नोज़िया, क्योंकि आप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे होते या फिज़िकल परफॉर्मेंस डिमिनिश होती है तो आपको उल्टा बॉडी को और ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है फिज़िकल वर्क के लिए, नोज़िया शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रॉपर्ली ब्लड पूरी सेल्स में सर्कुलेट नहीं कर पाता, सेल्स को प्रॉपर्ली वर्क नहीं मिलता, ब्लड नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो जाती है। इसीलिए ओल्डर एडल्ट्स जो होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनकी याददाश्त कम होती है, उनका मेमोरी लॉस होता है। वो इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता, उनकी जो थर्स्ट वाली स्टिमुलेशन है वो उनकी कम हो चुकी होती है, तो उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी बॉडी को प्यास लगी हुई है, वो पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी पे इफ़ेक्ट होता है और कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट होता है। द सेम गोज़ फॉर द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं उनको कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और उनको स्टडीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बॉडी वाटर जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है, तो टेम्परेचर प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं हो पाता। डिजीनेस, लेबर्ड ब्रीदिंग विद एक्सरसाइज एंड इंक्रीज्ड वीकनेस, डिजीनेस होती है, एक्सरसाइज और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, सांस नहीं आता, इंक्रीज्ड वीकनेस होती है, मसल स्पैज़म, मसल्स में दर्द होता है, डिलीरियम, कन्फ्यूजन हो जाती है, वेकफुलनेस, नींद नहीं आती, inability to decreased blood volume to circulate normally and failing renal function, प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेट नहीं करता और आपकी किडनीज़ जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, किडनीज़ का मेल फंक्शन होना शुरू हो जाता है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती। मेल फंक्शन का मतलब है इनएबिलिटी टू वर्क प्रॉपर्ली। ये एक आपका सेल है, ये आप ये देख लें, नॉर्मली हमारा पानी जो है वो तकरीबन कितना आपका पानी जो है बॉडी में होता है, तो 66% जो पानी होता है वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब सेल्स के अंदर, सेल्स के जो इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी पानी आपका जो है लिम्फ, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ बेनिफिशियल, ज़्यादा पानी पिएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो है सेहत ज़्यादा अच्छी होगी। एक्सेस वाटर जो है वो किडनीज़ एलिमिनेट कर देते हैं और ज़्यादा प्लेंटी वाटर पीने से इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी किडनी स्टोन्स भी नहीं बनते और बहुत सारे और बेनिफिट्स भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। तो
ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि जितना आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जितना पानी आपको बॉडी को चाहिए होगा वो सब यूज़ हो जाएगा और बाकी सब का सब पानी जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू यूरिन, तो किडनी का फंक्शन भी प्रॉपर रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ऐसा होता है वाटर इंटॉक्सिसिटी हो जाती है। वाटर इंटॉक्सिसिटी ऐसे नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं तो आपको वाटर इंटॉक्सिसिटी हो। वो इस तरह से होता है कि कभी कभार कोई बीमारी हो जाती है, कोई डिजीज़ स्टेट होती है, प्रॉपर आपकी बॉडी की जो है परफेक्ट स्टेट में नहीं होती है, तो कभी बार ऐसा होता है कि वाटर कंटेंट बॉडी का बढ़ जाता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में कम हो जाते हैं। जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम है, पोटेशियम है और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो जब वो कम होते हैं तो फिर आपको वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, जैसे नॉजिया, हेडेक, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, मतलब मस्कुलर मूवमेंट्स प्रॉपरली नहीं हो पाती, मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो एडिमा और आपकी जो ब्रेन पे जाके इफ़ेक्ट होता है, कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। तो ये सब जो है ये तब होता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या है, एक्चुअली में इम्बैलेंस हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का आपस में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का भी साथ में इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में कम होंगे तो वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी। वाटर इंटॉक्सिकेशन आपकी प्रिवेंट की जा सकती है अगर आपका प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो। कई बारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि आपका पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे फेंटिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसमें पोटेशियम के अलग से आपको ड्रिप लगाई जाती है। तो इस तरीके से आपका रेगुलेशन होनी चाहिए वाटर की इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। उसके बाद आपके आ जाती हैं डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, कि पानी की, फ्लूइड की बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर इनटेक जो है या वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो 4 चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रही है, कि मतलब आपको कितना पानी पीना चाहिए, ये आपकी 4 चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है, डाइट से और मेटाबॉलिज्म से, एज से, क्लाइमेट और एक्टिविटी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपकी इफ़ेक्ट करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट को। आपको तकरीबन एक इंसान को 2500 मिलीलीटर, मतलब कि 2.5 लीटर या 17 ग्लासेस अ डे एक इंसान को चाहिए होते हैं, जो कंज्यूम कर रहा होता है 2500 किलो कैलोरीज़। एक इंसान जो नॉर्मली अपनी डाइट खा रहा है, जिसे उसको नॉर्मली 2500 किलो कैलोरीज़ मिल रहे हैं, उसको तकरीबन 2500 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है। इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 2.5 लीटर पानी चाहिए होता है, और ग्लासेस में कन्वर्ट करें तो 17 ग्लासेस चाहिए होते हैं। और अगर आपकी डाइट ज़्यादा रिच है सॉल्ट में और प्रोटीन में, तो फिर हमें पानी भी और ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ें तो उसके साथ पानी भी आपका इंक्रीज़ होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं डाइट एंड मेटाबॉलिक नीड्स पर। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको पानी चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आपकी ब्रीदिंग है, आपकी सर्कुलेशन है, आपकी हार्ट बीटिंग है, उसके अलावा बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन करनी होती है और ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी चाहिए होती है, उस सारे प्रोसेस में भी पानी चाहिए होता है। तो तकरीबन इसके अलावा भी जो किडनीज़ हैं, मिनिमम भी अगर हम कर लेना कि मिनिमम किडनीज़ को कितना पानी चाहिए यूरिन में से वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट करने के लिए, तो उनको मिनिमम तकरीबन 6 ग्लासेस चाहिए होता है पानी रोज़ाना, मतलब 900 मिलीलीटर तो एटलीस्ट आपको पीना चाहिए पानी। और अगर आप नहीं पी रहे हैं 900 मिलीलीटर, 6 ग्लासेस अगर रोज़ाना नहीं ले रहे हैं, इससे भी कम ले रहे हैं, और आपका यूरिन जो है येलोइश ऑरेंजिश कलर का है, तो दैट्स क्वाइट वरीसम, क्योंकि फिर आपकी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट नहीं हो रहे, और वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट ना हो रहे हैं तो टॉक्सिन लेवल हाई हो जाता है। टॉक्सिन लेवल अगर हाई हो तो काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं और बॉडी एक डिजीज्ड स्टेट में रहती है, ठीक है। तो और इसके अलावा किडनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ओल्डर एज में किडनीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो एटलीस्ट तो हमारा दिन में 6 से 8 ग्लासेस होने चाहिए, ठीक है। जनरल रूल ऑफ थंब ये है
कि रफली अगर 1000 ml ऑफ वाटर आपको चाहिए होता है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ एवरी 1000 किलो कैलोरी इन डाइट, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर आप 1 किलो कैलोरी ले रहे हैं डाइट में, ठीक है, आपने 1 किलो कैलोरी कंज्यूम की है, तो आपको उसके साथ 1 ml वाटर भी चाहिए, ताकि वो जो 1 किलो कैलोरी आपने कंज्यूम की है, बॉडी जब उसको ब्रेक डाउन करेगी एनर्जी के लिए, तो उसके पास इनफ वाटर हो। अगर इनफ वाटर नहीं होगा तो 1 किलो कैलोरी जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी एनर्जी के लिए। तो एवरी 1000 किलो कैलोरी इन डाइट के लिए एवरी 1000 ml ऑफ वाटर नेसेसरी है, ठीक है। इसका मतलब है 1 ml ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ईच किलो कैलोरी इन डाइट, ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाएं एज पे। ml होता है मिलीलीटर और L होता है, लार्ज L जो होता है वो आपका लीटर होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एज भी इम्पॉर्टेंट रोल डिटरमाइन कर रही होती है। जैसा कि हम पहले अभी मैं एक फिगर आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि उनकी बॉडी 75% वाटर से बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो पानी कैसे लेते हैं, वो लेते हैं पानी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं एज के साथ भी, एज के साथ इंक्रीज़ होती हैं क्योंकि लीन टिश्यू बनना होता है और आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस होने होते हैं, ग्रोथ होने होती है, तो इस सब के लिए ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ता है, तो आपका वाटर रिक्वायरमेंट्स भी साथ साथ बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना होता है कि एज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आगे आ जाते हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स इन क्लाइमेट। हॉट वेदर में वाटर रिक्वायरमेंट्स आपकी बढ़ जाती हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे सराउंडिंग एनवायरनमेंट का राइज़ करता है वैसे वैसे बॉडी आपका जो है वाटर लूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो उतना ही फिर हमें और पानी चाहिए होता है अपनी बॉडी का अंदर के टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वाटर का एक काम क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करता है मैं आपको पिछली बार बता चुकी थी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में तो स्वेट रिलीज़ होता है और उससे एक कूलिंग इफेक्ट आता है जिससे बॉडी का टेम्परेचर लोअर हो जाता है। तो स्वेट जब आपका निकलता है तो पानी आपकी बॉडी में से कम हो जाता है, तो उसी हिसाब से आपको फिर उतना ज़्यादा पानी ज़्यादा चाहिए होता है। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है तो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी वाटर लॉस होता है। आपकी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के ज़रिए से जब आपके बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हों, अगर आप हवा निकले तो मुंह में से धुंध निकलती है ना, तो वो रेस्पिरेटरी वाटर लॉस होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया या कोल्ड इंड्यूस्ड डायूरेसिस। इसमें भी जो है आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो आपकी वाटर नीड भी बढ़ जाती है। देन कम्स एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल ये है कि जितनी ज़्यादा आपका हैवी वर्क होगा या फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपको वाटर रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है। जैसे हैवी वर्क आपकी ज़्यादा होगा, आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा बढ़ेगी तो आपकी स्वेट और रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी। एक तो आपका वाटर लॉस होगा थ्रू स्वेट और दूसरा वाटर लॉस होगा थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसलिए भी हमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरा, हमारी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है। अब फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ी है, ठीक है, तो हमारे मसल्स वर्क करते हैं, ठीक है। मसल्स वर्क करते हैं तो मसल्स के सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है। अब जो वो एनर्जी जो उनको मिलेगी वो मिलेगी थ्रू मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो उनकी एनर्जी सेल्स को मिलती है और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो ये दो आपकी चीज़ें हैं कि एक्टिविटी लेवल जो है उसमें वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ स्वेट एंड रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिमांड। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं एथलीट्स को लार्ज इंक्रीज में दे नीड हाई अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेशली इन हॉट वेदर। तो क्योंकि उनकी एक्सरसाइज भी ज़्यादा होती है और दूसरा क्लाइमेट भी ज़्यादा होता है। रिकमेंडेड ड्रिंकिंग 5 to 7 ml पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट ऑफ वाटर और स्पोर्ट्स ड्रिंक एटलीस्ट 4 hours बिफोर एक्सरसाइज। तो तकरीबन आपको
बॉडी वेट के हर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 5 to 7 ml वाटर चाहिए होता है 4 आवर्स प्रायर एक्सरसाइज। इसीलिए जितने भी एथलीट्स आप देखते होंगे वो एक्सरसाइज के दौरान अपने पास वाटर रखते हैं या कोई ना कोई प्रोटीन शेक या कोई ना कोई फ्लूइड या जूस रखते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज करने की एबिलिटी रहे। इसके अलावा फ्लूइड इनटेक आपकी इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी साइज़ पर, ज़्यादा स्वेटिंग रेट पर और किस टाइप की आपकी एक फिज़िकल एक्टिविटी है उस पर। उसके बाद आपके आ जाते हैं फंक्शनल लॉसेस। फंक्शनल लॉसेस होते हैं कि अगर कोई डिज़ीज़ हो, डिज़ीज़ प्रोसेस जो होता है वो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग से इंटरफेयर करता है और वाटर रिक्वायरमेंट्स अफेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं आपकी, और वाटर जो है वो आपका पी फिर उसका उतना ज़्यादा लॉस जो है ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज़ में भी क्या होता है कि एक्सेस यूरिनेशन होती है, एक्स्ट्रेस यूरिनेशन होती है तो फिर वाटर लॉस आपका बढ़ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं उनमें आपका इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करना होता है, वाटर रिप्लेस करना होता है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, तो फिर उसमें आपकी पानी की जो इनटेक है वो ज़्यादा हो जानी चाहिए। So this is it for today. If you have any difficulties understanding the liters or milliliter or kilocalorie or calorie concepts, then you can ask me. Thank you for your consideration. Allah Hafiz.